व्यक्ति अपनी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा स्वयं हो सकता है। यह दृश्य आत्म प्रतिबिंब और आत्म जागरूकता के महत्व को दर्शाता है। आईने में दिखने वाला प्रतिबिंब आंतरिक संघर्ष और आत्म संदेह का प्रतीक है। द माउंटेन इज यू हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा पहाड़ कोई और नहीं, हम खुद होते हैं। यह आंतरिक भावनात्मक अवरोध हमारी प्रगति को रोकते हैं और हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकते हैं। इन बाधाओं को समझना और उनसे निपटना व्यक्तिगत विकास और आत्म प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। डर, आघात और नकारात्मक सोच हमें रोकती है, अक्सर बिना एहसास हुए। यह रुकावट हमारी प्रगति और क्षमता को सीमित करती है। आत्म जागरूकता और सकारात्मक दृष्टिकोण से इन बाधाओं को दूर किया जा सकता है। हम कामयाबी चाहते हैं लेकिन हार से डरते हैं, प्यार चाहते हैं लेकिन छोड़ दिए जाने से डरते हैं, बदलाव चाहते हैं लेकिन पुराने दर्द को छोड़ नहीं पाते। आत्म तोड़फोड़ तब होती है जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से खुद को रोकता है, अक्सर अनजाने में। यह व्यवहार भय, कम आत्मसम्मान या नकारात्मक सोच पैटर्न से उत्पन्न हो सकता है। आत्म तोड़फोड़ के परिणाम स्वरूप छूटे हुए अवसर, तनावपूर्ण रिश्ते और व्यक्तिगत विकास में बाधा आ सकती है। आत्म जागरूकता और सकारात्मक मुकाबला तंत्र विकसित करके आत्म तोड़फोड़ को दूर किया जा सकता है। आत्म तोड़फोड़ का अर्थ है कि आपको मंजिल दिख रही है लेकिन आप बार बार खुद ही रास्ता बदल लेते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से खुद को रोकता है, अक्सर अनजाने में। आत्म तोड़फोड़ व्यवहार में देरी करना, टालना या कार्यों को अधूरा छोड़ना शामिल हो सकता है। आत्म तोड़फोड़ के मूल में अक्सर बचपन के अनुभव और नकारात्मक संदेश होते हैं, जैसे कि तुम लायक नहीं हो। बचपन में समर्थन की कमी से आत्म तोड़फोड़ करने वाले व्यवहार विकसित हो सकते हैं। असफलता का डर आत्म तोड़फोड़ को जन्म दे सकता है, जिससे व्यक्ति प्रयास करने से भी डरता है। आत्म तोड़फोड़ अक्सर आत्म मूल्य की कमी और अपनी क्षमताओं पर अविश्वास से जुड़ी होती है। आत्म तोड़फोड़ एक प्रकार का भावनात्मक सुरक्षा कवच है। असफलता से बचने के लिए हम प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। यह भावनात्मक सुरक्षा कवच हमें संभावित दर्द और निराशा से बचाता है। वास्तव में हम दर्द से बचने की कोशिश में असली खुशी खो देते हैं। दर्द से बचाव के कारण हम वास्तविक अनुभवों से दूर हो जाते हैं। यह प्रवृत्ति हमें सतही सुखों की ओर ले जाती है, जो वास्तविक संतुष्टि नहीं देती। बचपन के भावनात्मक घाव अक्सर अकेलेपन और दुख की भावनाओं से जुड़े होते हैं। रोता हुआ बच्चा भावनात्मक पीड़ा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व है, जो आंतरिक संघर्ष और असुरक्षा को दर्शाता है। बचपन के भावनात्मक घाव व्यक्ति के विकास और भविष्य के संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं। अकेला बैठा हुआ बच्चा परित्याग और भावनात्मक उपेक्षा की भावनाओं को दर्शाता है। बचपन की बातें, रिश्तों की चोट, अस्वीकृति का डर, हमारे अंदर कई भावनात्मक घाव हैं। ये घाव हमारे व्यवहार और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, जिससे हम डर और असुरक्षा महसूस करते हैं। इन घावों को पहचानना और स्वीकार करना उपचार की दिशा में पहला कदम है। अनदेखे घावों को अनदेखा करने से बार बार रुकावटें आती हैं। ये घाव प्रगति में बाधा डालते हैं और विकास को धीमा करते हैं। अनदेखे घावों का समाधान करके हम अपनी प्रगति को फिर से शुरू कर सकते हैं। उपचार का पहला कदम भावनाओं को स्वीकार करना है। भावनाओं को समझना उपचार प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उपचार के लिए भावनाओं को महसूस करना आवश्यक है। बिना हीलिंग के कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। आप पुराने दर्द के साथ नई जिंदगी नहीं बना सकते। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हीलिंग एक आवश्यक प्रक्रिया है। कठिनाइयों से बाहर निकलना व्यक्तिगत विकास और लचीलेपन का प्रतीक है। मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास को दर्शाता है। यह दृश्य व्यक्तिगत विकास और सकारात्मकता के महत्व को दर्शाता है। वास्तविक परिवर्तन के लिए पुरानी पहचान को त्यागना आवश्यक है। पुरानी पहचान छोड़ने का अर्थ है उन आदतों और विश्वासों को त्यागना जो अब उपयोगी नहीं है। नई पहचान को अपनाना व्यक्तिगत विकास और सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पुरानी सोच, जैसे मैं हमेशा लेट करता हूं, एक नकारात्मक आत्म छवि को दर्शाती है।
मुझसे नहीं होगा जैसी सोच आत्मविश्वास की कमी को दर्शाती है और विकास को रोकती है। मैं शर्मीला हूं जैसी सोच सामाजिक अंतःक्रियाओं में बाधा डालती है और अवसरों को सीमित करती है। ये सभी नकारात्मक विचार केवल पुरानी सोच हैं जिन्हें बदला जा सकता है। आप जो भी बनना चाहते हैं बन सकते हैं। शर्त है कि आपको रोज एक एक कदम उस नए इंसान की तरह चलना होगा। निरंतर प्रयास और दृढ़ संकल्प से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। नई जिंदगी की कीमत पुरानी जिंदगी है जो पुरानी सोच की मांग करती है। पुरानी सोच को त्यागने से ही नई जिंदगी का उदय होता है। नई जिंदगी पुरानी आदतों और विचारों को छोड़ने का परिणाम है। नई जिंदगी में प्रवेश करने के लिए पुरानी जिंदगी को अलविदा कहना आवश्यक है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता में भावनाओं को पहचानने और समझने की क्षमता शामिल है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता भावनात्मक अस्थिरता से धीरे धीरे स्थिर स्थिति में परिवर्तन दिखाती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता व्यक्ति को अपनी भावनाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की अनुमति देती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों को बढ़ाती है। भावनाएं हमें प्रेरित करती हैं, लेकिन यदि हम उन्हें नहीं समझते हैं तो हम उनके अधीन हो सकते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता में अपनी भावनाओं को पहचानना और प्रबंधित करना शामिल है। भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए हमें पहले उन्हें स्वीकार करना और समझना होगा। भावनात्मक नियंत्रण से बेहतर निर्णय लेने और स्वस्थ संबंध बनाने में मदद मिलती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अर्थ है अपनी भावनाओं को पहचानना और समझना। इसमें अपने गुस्से को पहचानना शामिल है, यह समझना कि यह कहां से आता है और इसे प्रबंधित करना। अपने डर को समझना भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। अपने दुख को अपनाना और उससे सीखना भी भावनात्मक बुद्धिमत्ता का हिस्सा है। जब आप होश से जीते हैं तो आप भावनाओं से नहीं बल्कि अपनी इंद्रियों से जीते हैं। होश से जीने का अर्थ है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना और अपनी इंद्रियों के माध्यम से दुनिया का अनुभव करना। भावनाएं प्रतिक्रियाएं हैं, जबकि होश प्रत्यक्ष अनुभव है। होश से जीने से स्पष्टता, शांति और गहरी समझ प्राप्त होती है। पहाड़ पर चढ़ना बाधाओं पर काबू पाने का प्रतीक है। आसमान की ओर कैमरा का बढ़ना महत्वाकांक्षा और ऊंचाइयों को छूने की इच्छा को दर्शाता है। चढ़ाई की प्रक्रिया चुनौतियों का सामना करने और उन्हें जीतने की यात्रा है। यह किताब हमें यह नहीं बताती कि पहाड़ बहुत बड़ा है, बल्कि यह कहती है कि तुम ही वो पहाड़ हो। जब आप खुद को पहचानते हैं, स्वीकार करते हैं और रोज थोड़ा थोड़ा बदलते हैं तो पहाड़ छोटा हो जाता है। एक दिन आप उसे पार कर जाते हैं, क्योंकि असली जंग बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है।